जी, जी। नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी 100 पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट एस्ट्रो मास्टर यूके झा की मेंटरशिप में ही हो रहा है और आज वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि आज एक ऐसी शख्सियत जो कंधे से कंधा मिला करके एक मिशन की और श्री झा के साथ उनकी एस्ट्रोलॉजी जर्नी में जो सबसे फिटनेस और साथ साथ उसी विषय में पारंगत होते हुए आगे बढ़े, ऐसी शख्सियत हैं आदरणीय श्री दयाशंकर सर। ये मेरे गुरुदेव भी हैं और आपका परिचय बताना तो सूरज को रोशनी दिखाने जैसा होता है। वरिष्ठतम पद पर आप भारतीय सरकार में सेवारत थे, लेकिन उसके साथ साथ ही आपने ज्योतिष में अपनी यात्रा प्रारंभ की, क्यों की, और आने वाले जो उत्सुक ज्योतिष विद्यार्थी हैं वो अपनी इस यात्रा को कैसे प्रारंभ करते हैं या उन्हें कैसे करना चाहिए, इन्हीं सारे विषयों पर हम आपसे आपकी बेबाक राय लेंगे। हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी इन एस्ट्रोलॉजी अलॉन्ग विद हिज ओन एक्सपीरियंसेस। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि देश की सर्वमान्य और सबसे अच्छी पत्रिकाओं में से एक टाइम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी आपके संरक्षण में, आपके निर्देशन में पब्लिश होती है, और जिसमें आपकी लिखी कई जो फोरकास्ट कह सकते हैं हम, यानी जो मैन हु सा टुमारो जैसा कहा जाता है, यही फोरकास्ट होता है। तो इस तरीके की काफी सारे फोरकास्ट अच्छे जो दूरदर्शी रही, उन पर आपकी काफी सारी पब्लिकेशन है, काफी आपने उस पर राइटअप किया है। तो मैं चाहूंगा सर, आपका स्वागत करता हूं और चाहूंगा कि आप अपनी यात्रा के साथ साथ एक मैसेज, हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी फॉर द यूथ हु इज कमिंग टू फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, सर। थैंक यू। वैसे मैं आपको ये बताऊं कि मेरे घर में कोई ज्योतिष का कोई कहीं पे कोई परंपरा में नहीं था कोई व्यक्ति। तो मैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीएससी और एमएससी वहां से करके निकला हूँ। तो लगभग 72 की बात है, जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था। उस समय एक बार मुझे काफी तकलीफ हुई, शारीरिक कष्ट हुआ, और कुछ डॉक्टर्स ने डायग्नोज करके ये कहा कि आपको ट्यूबरकुलोसिस शुरू हो चुका है। जी। अब एक यंग स्टूडेंट को 72 में ही, अगर ये लगभग उस वक्त मेरी उम्र रही होगी कोई 18 साल की, तो उस वक्त में जब और कंपटीशन में बैठने के लिए ज्यादातर तो इलाहाबाद में सब पढ़ने जाते हैं, तो आईएएस आईपीएस और आईएफएस बनने के लिए जाते हैं, पीसीएस बनने के लिए जाते हैं। जी। तो वहां पे अगर पेरेंट्स को ये पता चले कि साहब बच्चे को इस उम्र पे ट्यूबरकुलोसिस शुरू हो गया है, तो आगे का फिर वो हो जाता है, तो और दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया गया। इस तरीके से इलाहाबाद में उस वक्त जितने भी डॉक्टर्स थे, करीब करीब बड़े डॉक्टर, छोटे डॉक्टर, और यूनिवर्सिटी के अपने डिस्पेंसरी के डॉक्टर्स, सबको करा। तो वहां दो मत हो गए। एक ने कहा, कुछ लोगों ने तो कहा, एक ग्रुप था जिन्होंने कहा कि आपको ट्यूबरकुलोसिस शुरू हो गया है, और कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, ये इस्नोफिलिया है जिसकी वजह से तकलीफ है। तो ये जब काफी चलता रहा, तो पेरेंट्स का ये था कि भाई बच्चे को अब ये चांस नहीं ले सकते हैं। अगर ये ट्यूबरकुलोसिस हुआ तो उसका ट्रीटमेंट लेना ही जल्द से जल्द ज्यादा ठीक है। तो उस वक्त आपको याद होगा कि 120 स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शंस लगा करते थे। वो इंजेक्शंस हमें लेने पड़े, और जी। 120 इंजेक्शंस लेने के बाद जब दोबारा से एक्सरे किया गया तो फिर वही सिचुएशन थी। दो गुटों में डॉक्टर्स बटे हुए थे, तो बड़ा मुश्किल हो गया। और एक आफ्टर इफेक्ट ये हो गया उसका, उनका जो दवाइयों का जो था साइड इफेक्ट, कि अक्सर जो है वो बहुत कम लोगों को पता होता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का साइड इफेक्ट एक ये होता है कि एक तो आपके कानों में सुनाई पड़ना कम हो जाता है, सुनने की शक्ति, क्षमता कम हो जाती है, और दूसरा ये कि उससे काफी लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस शुरू हो जाती है या कलर ब्लाइंडनेस शुरू हो जाती है। जी। अब अगर कलर ब्लाइंडनेस हो गई, तो जैसे कुछ सर्विसेज हैं, आईपीएस, आईआरटीएस वगैरह, इनके लिए तो आप बिल्कुल अनफिट हो गए। तो उस वक्त संदेह की अवस्था थी, दुविधा थी। उस वक्त एक मित्र हमारे आए जो लखनऊ विश्वविद्यालय से,
इलाहाबाद में ही आकर के अपना पीसीएस का एग्जाम देने के लिए आए हुए थे। डॉक्टर शैलेंद्र वाजपेयी, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे। वो आए हुए थे और उनको कहीं जगह नहीं मिली थी, तो उन्हें मैंने हॉस्टल में अपने कमरे में रुकवाया। तो मेरे मित्र हो गए, उन्होंने कुछ ज्योतिष की चर्चा की, उन्होंने मेरी पत्री बनाई, देखा, किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपको लखनऊ ले चलते हैं, और लखनऊ में आपको जो है वो वहाँ पे एक बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, जिनको हम दद्दा करके बोलते हैं, दद्दा करके, बहुत सम्मान के साथ। और वो चिन्ना रेड्डी जो गवर्नर हुआ करते थे वहाँ कभी यूपी में, और भी तमाम मंत्रियों और उन सब का रहता था, वो लोग उनके पास जाते थे। गवर्नर के पास वो खुद गए थे और उन्होंने कुछ किस्से सुनाए थे जो मोरारजी देसाई से रिलेटेड भी थे, कि वो उनके उनके साथ उनका वो था। उनको भी उन्होंने देखा था, उनकी पत्री भी देखी थी, और कुछ विचित्र बातें वो बताते थे। कहते थे कि वैखरी भाषा उनको आती थी, और वो कुछ सिद्धियां भी थी उन्हें। तो हमने कहा चलो भाई, तो विश्वविद्यालय जो लखनऊ विश्वविद्यालय, उसके पीछे ही उनका घर था, वहां हम लोग गए जी। और वहां उन्होंने हमारी जन्मपत्री बनाई। उनके पास 100 साल का एक पंचांग भी हुआ करता था, उनके बेटे मुन्ना भैया वो बनाया करते थे। तो वो जो है उन्होंने और उसको बनाई, और उसके बाद उन्होंने 2-3 सवाल पूछे मुझसे। एक सवाल तो ये पूछा कि क्या आप कभी पानी में डूबे हैं? मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपको कभी कुत्ते ने काटा है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि साहब, फिर ये आपकी जन्मपत्री नहीं है। अगर आपको कुत्ते ने भी नहीं काटा है और पानी में भी आप नहीं डूबे हैं, तो फिर नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पंचम भाव में शनि और मंगल बैठे हुए हैं, और इसकी वजह से तो आपको दर्जा 4 भी पास नहीं होना चाहिए। जी। तो मैंने कहा साहब, बहुत अच्छी बात है, अगर ये ऐसा है, नहीं है, तो ये रहा मेरा बहुत डिटेल्स, आप खुद बना लीजिए। तो उन्होंने जब पत्री बनाई, फिर उसके बाद रोज रोज, तो आप जानते हैं कि छात्र जीवन में ये पॉसिबल होता नहीं है कि आप इलाहाबाद से लखनऊ, लखनऊ से इलाहाबाद कम्यूट करें। हम इंतजार करते रहे, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट कार्ड उस वक्त जमाने में चला करता था। वो पोस्ट कार्ड से हम उनको पत्र लिखते रहे, उनका जवाब भी नहीं आया। आखिर 3 महीने बाद जब जवाब आया उनका, तो उन्होंने सेम वही जन्मपत्री बना करके दी, और उसमें कुछ खास उन्होंने उसके बारे में नहीं लिखा कि ये क्या है, ये ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है। तो आप एक बात समझिए कि हम जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उस जमाने में भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया समझा जाता था, बिल्कुल सही है। और मैं साइंस में वहाँ पे बीएससी और एमएससी करने के लिए गया था। तो बीएससी के सेकेंड ईयर में था मैं। तो उस वक्त फिर मुझे लगा कि भाई, अगर तो ज्योतिष में कुछ सार है, कुछ दम है, तो व्हाई कांट आई मास्टर इट। ओह। और मैंने पढ़ना शुरू किया इसको, और मैंने उस वक्त मेरे दिमाग में ये था कि अगर तो ज्योतिष में कुछ दम है, तो मैं इसमें मास्टरी करूंगा, और अगर इसमें कोई दम नहीं है, तो फिर मैं इसको एक्सपोज करूंगा। ओह। ये मेरा उद्देश्य था उस वक्त। कालांतर में हमने इसको खुद अपना पढ़ना शुरू किया, और पढ़ने के बाद कुछ उसमें पाया, लेकिन एक डिसिप्लिन हमने रखा उसको, कि हमने पढ़ाई सब कुछ की, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी हमने पढ़ी, संस्कृत के ग्रंथ क्लासिक जो हैं वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी का भी पढ़ा, और कृष्णमूर्ति साहब की पुस्तकें भी पढ़ी, सब कुछ पढ़ा। और उसके बाद से एक डिसिप्लिन मैंने रखा, जो मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने में बहुत कम लोगों के पास है, कि 72 से लेकर के और 88 तक या 87 तक मैं लोगों की पत्रियां देखता था, लेकिन उनसे ये कहता था कि आप मुझे ये बताओ कि आपने दूसरों को भी पत्री दिखाई होगी, उन्होंने आपको क्या बताया? जो बताया वो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये बात सच होने वाली है या नहीं। इतना डिसिप्लिन मैंने करीब 10-12 साल रखा है इस बात को, कि भाई अपनी तरफ से कोई प्रेडिक्शन हम नहीं करते, लेकिन आप हमें बताओ, तो हम आपको ये बता देंगे
कि जिसने भी आपको ये बताया है ये होगा या नहीं होगा। इस डिसिप्लिन के बाद सन 88 या 87 से हमने फिर जो एक इलाहाबाद से ही मित्र प्रकाशन से मनोरमा और मनोहर कहानियां जिस प्रकाशन से निकलती हैं, तो मनोरमा में एक हमारे एक मित्र वहाँ पे जो है बहुत हिंदी की बहुत बड़े लेखक और उनकी पत्नी भी बहुत बड़ी कहानीकार कथाकार ममता कालिया जी, उनको उनको जो है वो वहाँ पे कुछ महीने के लिए गेस्ट एडिटर बनाया गया और उसमें उन्होंने एक दूल्हा दुल्हन विशेषांक एक निकाला। तो उस वक्त मैं ये बता दूं कि तब तक मैं इसमें भारतीय राजस्व सेवा में 83 बैच से आ चुका था और उससे पहले 76 एग्जाम से पीसीएस में मैं वहाँ पे उत्तर प्रदेश में सेल्स टैक्स ऑफिसर के रूप में भी लगभग 5 साल काम कर चुका था और उसके बाद यहाँ इलाहाबाद में ही मेरी पोस्टिंग थी जब ये पत्रिका उनकी मनोरमा की में उन्होंने ये लिखा मतलब आया ये। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए प्रगतिशील तरीके से ज्योतिष पर अगर कोई लिख सकता है और उसमें भी खास तौर पर कि मंगल दोष के बारे में था कि मंगल दोष क्या होता है इसके बारे में आप अगर एक लेख लिख करके दे दें तो हम उसको बहुत अच्छा रहेगा किसी और से लिखवाने के बजाय। तो पहला जो मेरा आर्टिकल था शायद 87 या 88 में, वो मंगल से कौन डरता है और जो उनका दूल्हा दुल्हन विशेषांक था उसमें छपा था। और उसके बाद 90 के बाद से फिर ये जर्नी शुरू हो गई लिखने पढ़ने की। उसके बाद मैं 90 में वहाँ लखनऊ में मेरी पोस्टिंग हो गई और वहाँ टीपी त्रिवेदी जी से मेरी मुलाकात हुई। बहुत कम लोग जानते हैं, शायद अब तो सब लोग जानते होंगे, टाइम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में उनके आर्टिकल्स आते थे। वो टीपी त्रिवेदी जी ही वास्तव में एस्ट्रोलॉजर थे जो मृदुला त्रिवेदी जी जो उनकी पत्नी है उनके नाम से लिखा करते थे। और जितनी पुस्तकें उन्होंने मृदुला त्रिवेदी जी ने लिखी हैं, तो मैंने उनको कहा कि आप मृदुला त्रिवेदी जी के साथ आप अपना नाम भी देना शुरू कर दीजिए। पर कोई ऐसे हमने उन्हें कहा भी था कि ये एक सोशल और शैक्षणिक कार्य है लिखने पढ़ने का, ये कोई व्यवसाय नहीं है जिसमें आपको सरकार से परमिशन लेने की जरूरत पड़े। तो आप ये कर सकते हैं। हाँ, कोई कंट्रोवर्शियल कभी कोई चीज आती है तो आप मृदुला जी के नाम से लिखते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। उसी बीच में 90 से पहले उनकी एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी, एक आर्टिकल उन्होंने जो टाइम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन बीवी रमन साहब को भेजा था और वो छपा था उसमें, जिसमें उन्होंने ये घोषणा की थी कि अगले प्रधानमंत्री जो हैं वो 88 में 87 या 88 में जो भी हैं वो विश्वनाथ प्रताप सिंह ही होंगे और कोई नहीं होगा। तो मेरी मुलाकात जो पहली मुलाकात हुई, उस पहली मुलाकात में ही मैंने उनसे कहा कि मैं आपके भविष्यवाणी से तो सहमत हूँ, लेकिन जो आपने जिस तरीके से जो आपने रीजनिंग दी है, उस रीजनिंग और जिन जो आपने कारक लिए हैं इसको प्रेडिक्ट करने के लिए, इस बात के लिए जो एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स आपने कंसीडर किए हैं और उनके आधार पर जिस तरीके से आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही जो आपने ली है उनमें के द्वारा जिन भी निष्कर्षों पर आप पहुंचे उन निष्कर्षों में तालमेल नहीं है। तो इसलिए उनसे मैं असहमत हूँ, लेकिन अल्टीमेटली आपने जो है वो प्रेडिक्शन की है वो सच भी हुई है, उससे मैं सहमत हूँ। तो उन्हें लगा कि ये बड़ी विचित्र सी बात कर रहे हैं। फिर हम लोगों घंटों उस पर डिस्कशन हुआ एंड ही वाज ऑलमोस्ट कन्विंस्ड विद माय दिस थिंग। तो उसके बाद जो है फिर हम लोग काफी अच्छे मित्र भी बन गए। अब मजे की बात मैं आपको बताऊं जी, उसके बाद खत्म करूंगा इस प्रकरण को जी, कि वहां पे एक सीनियर आईएएस 70 बैच के मिस्टर नाम चलिए उनका नहीं लेते हैं जी, मिस्टर यादव थे, विजेंद्र यादव जी, चलिए नाम भी ले लेते हैं, क्या है जी, नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहे थे कि वो अब इस दुनिया में नहीं है जी जी, पर विजेंद्र यादव जी जो है वो
उनको ज्योतिष का भी बड़ा शौक था, और ज्योतिष के शौक के साथ-साथ उनको बड़ा एक ज्योतिषियों का एक बैठक करने की उनकी जो है वो बड़ी अच्छी वो थी कि अपने घर पे बुला के, तो बनारस से बुला लिए उन्होंने 4-6 ज्योतिषी, लखनऊ से बुला लिए, तो उन्हें कहीं से पता चला या कहीं उन्होंने उनकी पत्नी ने वो लेख देखा होगा जो छपा था मनोरमा में, तो उन्होंने कहा कि इनको भी बुलाइए। तो उन्होंने पता करवाया तो पता चला कि मैं उस वक़्त वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर पोस्टेड था हेडक्वार्टर में, लखनऊ में। तो उन्होंने बुलवा लिया, अब एक आईएएस ऑफिसर बुलाता है, हमें नहीं पता किस लिए बुला रहे हैं, क्या है। तो वहाँ उन्होंने अपनी पत्नी को जो है वो सबके सामने रखा हुआ था, मेरे सामने भी रखा। तो मेरे सामने जब पत्री रखी तो मैंने कहा मैं तो भई इस पत्री पे कुछ भी नहीं बोल पाऊँगा। आपके इस पे मज़े की बात ये थी कि वो मुन्ना भैया, जी। जिन्होंने मुझे ये कहा था कि इसके इस पत्री के मुताबिक तो आपको दर्जा 4 भी पास नहीं होना चाहिए, वो वो भी वहाँ बुलाए गए थे और वो वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने सब बातें करते हम वार्तालाप करते रहे, चाय-नाश्ता करते रहे। उसके बाद मैंने उनको अपनी जन्म पत्री फिर बढ़ा दी उनको। तो इतने वर्षों के बाद किसी को पत्री तो याद रहती नहीं है। जितना उनको चाहिए होता है, तो मुन्ना भैया ने जो है वहाँ से बोलना शुरू कर दिया कि आपको एक ऊँचे पद पे होना चाहिए, भारत सरकार में होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैंने कहा मुन्ना भैया, आपने मुझे पहचाना नहीं शायद। जी। मैं आपको फलाँ-फलाँ साल में मिला था। बोले हाँ, शक्ल कुछ पहचानी सी लग रही है। तो मैंने कहा आज भी आप वही गलती कर रहे हैं जो उस समय आपने की थी। वो क्या गलती थी? आपने कहा था कि आपको कभी कुत्ते ने काटा? आपने पूछा था कि क्या आप पानी में डूबे? और मैंने कहा था नहीं। ये गलती आपसे आप पत्री तो देख रहे थे, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो हैं, टाइम रिलेटेड चीज़ें हैं कि जहाँ पे आप ये अगर ऐसी घटना होती भी है तो कब होती है? दशा, अंतर्दशा वगैरह आपने उस वक़्त भी नहीं देखी थी और आज भी आप नहीं देख रहे हैं। आज भी सिर्फ़ जो आपका जो जिसको क्या बोलते हैं, जो जो एक एक पेज पे जो खाली चक्कर बना के दे दिया जाता है उसको टेबा, कि वो खाली टेबा ही देख रहे हैं, इसके आगे-पीछे का आप कुछ नहीं देख रहे हैं, ना ग्रहों का की डिग्री देख रहे हैं, ना उनके नक्षत्र देख रहे हैं, ना उनका कौन-सी दशा है, इस वक़्त चल रही है, कौन-सी दशा में पिछली दशाएँ कौन-सी थीं, ये नहीं देख रहे हैं। मैं आज आपको बताता हूँ कि बाद में चल के एक कुत्ते ने मेरे पैर को पकड़ा, जी। जाँघ को। जाड़े के दिन थे, पैर को वो कुत्ता बड़े आराम से आया गली में, उसने मेरे पैर को यानी जो जाँघ को जिसको काफ मसल बोलते हैं, काफ मसल को पकड़ा। मैं मोटा पैंट पहने हुए था, वो पैंट तक पे उसके दाँत के दाग नहीं आए। तो काटना तो नहीं कहेंगे लेकिन उसने अपने मुँह में मेरे पैर को लिया। ये घटना हुई, ये बाद में हुई, जब आपने पूछा तब नहीं हुई थी। तो इसका रिलेशन जो है वो सीधे दशा-अंतर्दशाओं से है। इसी तरीके से मैं पानी में भी डूबा, डूबते-डूबते बचा। मतलब वो मैं अपने आप ही एक जो छोटा पूल होता है देहात में, उसके पुल के ऊपर बैठे हुए थे और उसमें पानी नहीं था, बहुत थोड़ा-सा पानी था। तो ऐसे ही जोक सुनाते हुए बचपन में जो होता है ना बच्चे जब बैठते हैं आपस में, घर से, माँ-बाप से छुप के मित्र लोग, तो वेज नॉन-वेज जोक सुनाते रहते हैं। तो उसमें किसी ने कुछ सुनाया तो मैंने किसी के पीठ पे हाथ थप्पड़ मारा होगा। तो उसने मेरी तरफ किया तो वो झुक गया और झुकने में क्या हुआ कि वो गिरा और वो गिरा तो मैंने उसको पकड़ने के लिए, उसको बचाने के लिए अपने हाथ से पकड़ा। तो जी। उसके पीछे-पीछे मैं भी गिरा उसमें और गिरने पर भीगा मैं पानी में और फिर निकल के आ गए। तो ये दोनों घटनाएँ हुई, इससे ये साबित होता है कि आप खाली चक्र देखें तो उतने से बात नहीं बनती है। अगर आपको इसको डीपली देखना है, मास्टरी करनी है, तो आपको उसके ये जानना पड़ेगा क्योंकि जो जो जिसको आज मैं क्षमा चाहूँगा अपने मित्रों से और झा साहब से भी बहुत बार क्षमा माँग चुका हूँ मैं। मैं कहता हूँ कि जिस चीज़ को जिसको आप वैदिक ज्योतिष कहते हैं,
वो वैदिक ज्योतिष के उसके जो सूक्ष्म चीजें हैं वो सब तो गायब हो चुकी हैं, वो लिटरेचर मिलता नहीं है। जितना आपके पास अवेलेबल है उसको मैं कहता हूं कि जनरल एस्ट्रोलॉजी है ये इसमें आप जनरल जनरल बातें बता सकते हैं और बताते हैं, और उस पर कुछ सही हो जाता है तो खुश हो जाते हैं। लेकिन इसके दो पक्ष हैं। दो पक्ष ये है कि आपकी डेस्टिनी में है क्या, आपको इस जीवन में मिलना क्या है, क्या भोगना है, क्या नहीं, ये एक पक्ष है। इसका टाइम से लेना देना नहीं है, लेकिन ये कब कब आपको मिलेगा, कब कब नहीं मिलेगा, ये इंडिविजुअल हॉरोस्कोपी में एक बहुत इंपॉर्टेंट और जातक का बहुत बड़ा एक अंश है और अंग है जिसको आप समझते नहीं हैं। और दूसरी चीज ये है कि इसमें आप जो आप सिर्फ चक्र देखेंगे, किसी का लग्न देखेंगे, तो लग्न लगभग 2 घंटे रहता है, और उस 2 घंटे के पीरियड में जितने बच्चे पैदा होंगे लगभग सबका जो है वो जन्मांक एक जैसा होगा। दशाएं भी चंद्रमा का आप 2 घंटे में कितना दशाएं चेंज हो जाएंगी। अगर कोई बहुत बड़ी दशा है तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई केतु या सूर्य के भोग्यांश में पैदा हुआ है, मतलब जहाँ पे दशा का भोग जो है उसमें पैदा हुआ है, तो उसकी दशाओं में बहुत कम फर्क रहने वाला है उसमें। तो आप फिर किस तरीके से उसको बताएंगे? तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये आपको अगर नहीं समझ में आया, इस बात को आगे नहीं बढ़े, इसमें एक्यूरेसी की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तो आपकी प्रेडिक्टिबिलिटी में एक्यूरेसी नहीं होगी जी। इस तरह से हमने इसको जब आगे पढ़ना शुरू किया, इसमें मुझे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और जो आपका वेस्टिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जब तक वैदिक एस्ट्रोलॉजी को आप पढ़ नहीं लेंगे पूरी तरह से, उसको अप्लाई नहीं करेंगे और फेल नहीं होंगे उसमें प्रेडिक्शन में, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और जब तक आपको ये फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है इस बात की कि आपकी प्रेडिक्शन सही क्यों नहीं हो रही है, कुछ सही हो गई, ठीक है, 10 में से 4 सही हो गई, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इतने से संतुष्ट हैं तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, आपको नमस्कार और धन्यवाद कहना है। लेकिन अगर आपको इस बात की चिंता है कि आपकी वाकई इच्छा क्यों नहीं हुई और उनके लिए आप रिव्यू नहीं कर रहे हैं उनको, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो, या आपका ऑब्जर्वेशन गलत हो, कि आपने वो शनि बैठा कहीं और है देख कहीं और लिया, या ये है कि जो टूल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसको प्रेडिक्शन करने के लिए, वो टूल्स में कमी हो, और या गलत टूल्स आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको जी। कि जातक में दृष्टि के ऊपर सब पूछते हैं, जैसे आप कौन से ग्रह की दृष्टि किसके ऊपर है और उससे क्या फर्क पड़ेगा। युति के ऊपर पूछते हैं कि 2 ग्रह एक साथ हैं तो उनका किस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, कब कब कैसे कैसे फल देगा। और तीसरी चीज है कि ग्रहों की युति और ग्रहों की युतियों से बनने वाले योग हैं, उन योगों के ऊपर आप बात करते हैं कि अगर इस तरह के योग हैं तो क्या होगा और किस तरीके से होगा, और कोई भी किसी में योग नहीं है तो उसका कोई फल डिफरेंट तरीके से आप बताते हैं। साथ ही साथ आप ये देखें कि ये दृष्टियां जो हैं और योग तो चलो ठीक है, ग्रहों की स्थिति आपकी बदल जाएगी थोड़ा सा, अगर लग्न परिवर्तन हुआ या कुछ और हुआ तो उसके बाद में, लेकिन दृष्टियां वही रह जाती हैं। तो दृष्टियां भी 2 घंटे में जितने लोग पैदा हुए सबकी वैसी होंगी। और शनि और सूर्य या शनि और बृहस्पति ये काफी लंबे समय तक रहते हैं, तो इन पे जो दृष्टियां रहेंगी वो सबके सबके ऊपर उसी तरह की रहेंगी। तो इस तरह के जो चीजें हैं, ये सब चीजें फिर मुझसे सवाल पूछते हैं कुछ लोग, कुछ मित्रों ने पूछा कि फिर ये क्या बेकार है, क्यों बनाएंगे ये, अगर आप इनका निगेट करते हैं। तो मैं कहता जी। हूँ भाई टूल्स देखिए क्या है। जहां
मैं कहता हूँ कि 2 घंटे में इतने लोग पैदा होंगे, उन सबकी हॉरोस्कोप एक जैसी होगी। वहां पे ये आप नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां इसमें एलिमेंट ऑफ जनरलिटी बहुत है। बट जहां प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न का एक समय है, उसकी एक ही कुंडली बनेगी। जी। जहां मंडेन हॉरोस्कोपी है, जैसे आप वर्ष कुंडली बनाते हैं, तो आप कोई भी एनहांस लें, कुछ भी लें, वहां पे आपके जो वर्ष की आप वर्ष प्रवेश की कुंडली बनाएंगे, वो एक समय पर ही होगा और उसकी दूसरी कुंडली नहीं होगी। तो उसमें ये नहीं है कि 2 घंटे में 2 कुंडली बन जाएंगी या 4 कुंडली बन जाएंगी। वहां एक ही निश्चित समय पे संवत्सर का प्रवेश होगा, वर्ष का प्रवेश होगा, वहां करेंगे। और इसलिए वहां गुंजाइश नहीं है कि आप समय का परिवर्तन कर सकें या किसी दूसरे से कंपेयर कर सकें उसको। अगर दूसरे से कंपेयर करेंगे तो दूसरा ही होगा, वो जी। एक नहीं होगा। यहाँ पे अलग अलग हैं। तो दृष्टियों का और ग्रहों के बैठने का, ग्रहों के बैठने से उनके प्रभाव का या उनके उच्च होने का और नीच होने का जो है, जो कंसेप्ट्स हैं, ये कंसेप्ट्स, ये टूल्स जो हैं, ये बने किसी और चीज के लिए थे। आप उसको इंडिविजुअल हॉरोस्कोपी पे लगा रहे हैं, तो ये गलत है। ये इसके लिए नहीं बने हैं, क्योंकि अगर इसके लिए बने हैं तो 10 मिनट बाद दूसरा, या ट्विंस का ले लीजिए, ट्विंस की हॉरोस्कोप तो आपको पता ही है कि 2 बच्चे 10-10, 15-15 मिनट के अंतर पर भी पैदा हो जाते हैं और उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, दृष्टियों में भी अंतर नहीं होता, दशाओं में तो बहुत कम ही अंतर होता है। तो उसमें दृष्टियों में नहीं होता, योगों में नहीं होता, उसमें आप कैसे आप दोनों पे रिलाई कर सकते हैं कि साहब दोनों में एक जैसा होगा और दोनों का भाग्यफल भी एक जैसा होगा। तो इसलिए इसको मैंने कहा है जनरल एस्ट्रोलॉजी, ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी। और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, वहां उनको बहुत सी चीजें, उन्होंने, मैंने अध्ययन करने के बाद ये पाया है कि बहुत सी चीजें उसमें वो जो मिली हैं, वो हमारे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनको वैदिक की चीजें कुछ समझ में नहीं आई। जैसे हमारे वैदिक की चीजें वैदिक में ही, वैदिक के विद्यार्थियों को ही नहीं समझ में आती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स को ही नहीं समझ में आती, उनको नहीं समझ में आई, तो उन्होंने अपना कुछ और दूसरे तरीके से कर लिया। तो वहां पे लेकिन कुछ चीजें उनकी ठीक है, उन्होंने जीवन को हमसे ज्यादा भोगा है, क्योंकि वो भोगवादी कल्चर है उनकी। तो इसलिए वहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हमारे पास कोई पत्री दिखाने के लिए इसलिए नहीं आता है कि साहब उसको आगे चल करके मोक्ष प्राप्त होगा कि नहीं होगा। कभी कोई हजारों में एक आध कोई आदमी आ जाए इस तरह का सवाल करने वाला, कोई दुखी व्यक्ति आ जाए जो पूरा जीवन जी चुका है, वो ये जरूर पूछेगा साहब मैं अभी और कितना भोगना बाकी है, कब मेरी मृत्यु होगी। अदरवाइज कोई, सब आते हैं तो यही करने के लिए आते हैं कि साहब मेरे, मुझे जो है वो खराब समय चल रहा है। खराब समय चल रहा है का मतलब है कि मुझे, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, खाने पीने में मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे लोगों में, समाज में इज्जत नहीं मिल रही है, मैं काम करता हूँ तो काम करने का उसका अप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, दूसरे लोग मेरे ऊपर ये लाद रहे हैं। इस तरह की चीजें कब कब स्थिति खत्म होगी। ये सारी चीजें मंडेन, यानी कि आपकी जो सांसारिक जगत की बातें हैं, इनके लिए पूछने आता है कोई, और उसके लिए हम हमें टूल्स देखने होते हैं कि टूल्स जो हैं वो कहाँ तक हम इस पे सही टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जो नियम, आपको यहाँ बीच में मैं रोकना भी चाहूंगा, क्योंकि जी जी जैसा आपने कहा, जी तो सैद्धांतिक रूप से झा साहब के साथ मैं काफी चीजों से रूबरू हुआ हूँ। और जो विषयों में एक मॉडलिंग की एक जो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट विचारधाराएं हैं, उन पे जो तर्क हैं उनका सम्मान भी हम लोग करते हैं और अडॉप्ट भी करते हैं। लेकिन एक पीड़ा को तो हमें जानना पड़ेगा कि जैसे मैं कहता हूँ कि एप्पल तो सृष्टि जब से बनी और एप्पल लगा, सेब हमेशा नीचे गिरता रहा। किसी एक ने उसको हाँ कैच किया, तो उस पर हमारा गणित खड़ा हो गया। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अगर हम माने कि ऋषि दृष्टा थे, और फिर इसमें अभी मैंने एक सीरीज किया था, उसमें ऐनांश के और जोडेक के, ये मूल विवाद तो है क्योंकि ईश्वरीय संरचना है और ऋषि दृष्टा थे, तो शायद उन्होंने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए तो इसका उपयोग नहीं किया था। संहिता खंड भी अनछुआ है। अब संहिता खंड में भी हम देखें कि अगर हम अप्राकृतिक कार्यों में अगर इस डिवाइन साइंस का यूज कर रहे हैं, तो आई थिंक कि एंटी गॉड हैं। लेकिन
जो कालांतर में जिस भी कारण से ये शास्त्र लुप्त हुआ, या तो दिया नहीं गया या फिर नष्ट किया गया। लेकिन मेरे जो गुरुदेव हैं, हमेशा उनसे जो बात होती है, तो स्टैटिक्स और डायनामिक्स के डिफरेंस को हम समझते हैं, जिस बात को आपने बिल्कुल उठाया, तरीके से उठाया, और दैट इज द रियलिटी कि कोर्स ऑफ लाइफ में वो इन्वॉल्वमेंट कैसे मिलेंगे, उसमें भी हम जो डेस्टिनी में उस रिजल्ट तक पहुंचेंगे, या कुछ चीज़ों में पास ऑन होंगे, जिसमें एक बड़ी फेमस किताब है, जिसमें ट्रेंड टेंडेंसीज एंड फ्रूटिफिकेशन पे बात है। और जुड़वा बच्चों की भी बात आपने कही, तो जैसे शरियांश कुंडली पर भी बात होती है। तो टूल्स तो हैं, देखने के तरीके हैं, जैसे आदरणीय श्री डी एस माथुर, उनकी भी किताबें काफ़ी इस मामले में काफ़ी तय तक ले जाती हैं, और झा साहब भी कुछ चीज़ों को अभी भी डिस्क्लोज नहीं किया। आप तो सबसे ज़्यादा उनके संग इन चीज़ों पर चर्चाएं किए हुए, लेकिन अंत में यह है कि उनका भी कहना है कि जो ऊपर वाला हमसे करा रहा है, वो हमारा रोल है। शायद हमें फोरकास्ट करने की उसने ताकत दी है, एक सिस्टम से दी है। जैसे आपका भी अभी एक रिसेंट में मैंने एक फोरकास्टिंग 1 साल पहले की पढ़ी है, जिसमें इंटरनेशनल इवेंट जो बड़ा कठिन था, जिसमें इकोनॉमिस्ट लोग जान रहे थे कि 2 साल से सोना इकट्ठा हो रहा है इन दोनों देशों में, चीन और रूस में। तो ये बिकॉज मैं फाइनेंशियल मार्केट में टेक्नीशियन भी हूँ, तो आई एम अवेयर ऑफ व्हाट इज मीन बाय दैट। तो ये तो एक विषय हमेशा चर्चाओं में रहेगा, और अपना पक्ष रखने का सबको अधिकार है। लेकिन आपका वेद और कल्चर से, चाहे स्वामी सनातन श्री से आप लोगों के रूट्स जुड़े हों, और वैदिक में भी आपने जो काम किया वो मैं जानता हूँ। कैप्लर 7 मैंने मार्केट फोरकास्टिंग के हिसाब से मैंने काफ़ी पहले उसका यूज़ किया, उनकी चीज़ों को जाना, सैद्धांतिक उनकी एस्पेक्ट प्रिंसिपल को जाना, उनकी हार्मोनिक्स को समझा, चीज़ें सारी हैं। फिर भी सर मैं कहता हूँ कि अभी भी ट्रेजर बहुत कुछ छुपा है, और आपके जो परम मित्र मेरे गुरुदेव भी हैं, उनके पास भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। मैं चाहूँगा कि समय समय पर रिवील होते रहें चीज़, लेकिन ये आपकी पूरी बातों का सम्मान रखते हुए मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि किसी भी सिस्टम को कोई अडॉप्ट करे, क्योंकि मैं शायद जो झा सर की टीचिंग्स हैं, मैं उनसे बड़ा सहमत होता हूँ, उतना जूझने को मुझे मिलता है। मेरे भी कुछ चीज़ें सत्य होती हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो शास्त्र से हुई कि या कोई और ताकत उसके पीछे थी। तो ये आपके सामने डिस्क्लोजर तो बिल्कुल रखना पड़ेगा मुझे। परंतु सर, आपका इतना बृहत अनुभव है लेखन में, अध्ययन में, समाज को देखने में, हर तरीके से आपने ज्योतिष शास्त्र को देखा है। ये जो नई पीढ़ी जो डेवलप हुई है, और जो गुरु छोड़ करके व्हाट्सएप और कह सकते हैं यूट्यूब पे डेवलप हो गई है, इनको डेवलप होने में, क्योंकि आपने भी एक शिष्ट जर्नी को तय किया है, एक डिसिप्लिन जर्नी को तय किया है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन जो एंट्री लेवल प्लस हैं, या जो एक्सीडेंटल एस्ट्रोलॉजर हैं, जो इसमें आ गए किसी भी कारण से, 20 एस्ट्रोलॉजर के पास गए, 21वें एस्ट्रोलॉजर वो खुद हो गए, ऐसा भी मैंने देखा है। परंतु इस विद्या से न्याय करना हो, चाहे किसी भी मत से करना हो, आप क्या सजेस्ट करेंगे सर इन लोगों को कि हाउ दे मस्ट पास ऑन थ्रू दिस कोर्स ऑफ लाइफ इन फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी? आपका प्रश्न बहुत वाजिब है और आपकी दुविधा भी मैं समझता हूँ। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि सिस्टम कोई नहीं है, सिस्टम एक ही है। अथर्ववेद के आप 10वें कांड के 8वें सूक्त में जो 32वां मंत्र है, श्लोक कहें मंत्र कहें, अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। इसको आप देखेंगे, आपने श्रद्धेय स्वामी सनातन श्री जी का जिक्र किया, बड़ा अच्छा लगा। इस महीने के मतलब कल 28 तारीख है, कल ही उनकी पुण्यतिथि भी है। तो उसमें ये ऋचा मैं उनके पास लेके गया था। ऋचा नॉर्मली हम लोग जो हैं वो ऋग्वेद की मंत्रों को ऋचा बोलते हैं, लेकिन हम अथर्ववेद को भी ऋग्वेद से अलग नहीं मानते। तो सुविधा के लिए और कन्वेंशनली अलग अलग किए गए हैं चारों, तो मैं इसको ऋचा भी कहूँ तो कोई गलत बात नहीं है इसमें। इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि जो इस सृष्टि में, इस कॉस्मोस में सब कुछ को नष्ट होते हुए देख करके भी नष्ट हो गया है ऐसा नहीं मानता है, ऐसा वह संत, वो लगातार इस देव के काव्य को देखता है, और उस देव के काव्य को देखने के बाद ही
वो ये समझता है कि यहाँ सब जो एक रूप जिसका नष्ट हुआ है वो दूसरे दूसरे रूप में पुनर्स्थापित होता जा रहा है और पुनर्सृजित होता रहता है, इसलिए नष्ट कुछ नहीं होता। अब सवाल उठता ये है कि देवस्य काव्यम पश्य देवस्य काव्यम, देवस्य काव्य क्या है? स्वामी सनातन श्री जी से जो मैंने सीखा है वो कहा कि हमारी वैदिक दर्शन का जो सनातन दर्शन है उसकी धार्मिक पुस्तक जो है वो वेद नहीं है, ये संपूर्ण सचराचर है, एक कॉस्मोस है, और जो कॉस्मोस में हो रहा है वही सर्वत्र है, हो रहा है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, या यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो भी आप करें इसको वो आपको दिखाई पड़ेगा हर जगह पे। और इसीलिए पहले ब्रह्मांड के ग्रहों के सबके जो अब जब ऑब्जर्वेटरीज नहीं थी तो हम जो आरती आज भी गाते हैं तो उसमें यही बोलते हैं ना, ध्यानावस्थित तद गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। योगी लोग उस समय में ध्यान अवस्था में इन संपूर्ण सचराचर में जितने भी ग्रहों को चलते हुए और सारी पिंडों को चलते हुए वो अपनी उनकी और कितनी गति है उनकी, किस गति से कौन कहाँ अवस्थित है, ये पहचान लेते थे, उसको जान लेते थे। तो ये सब संपूर्ण सचराचर विद्या जो है इसको हमने और जो कॉस्मोस को, जिसको हमने देवस्य काव्य कहा, देव का काव्य कहा, हमारे वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने इसे यूनिवर्स कहा। यूनिवर्स का मतलब होता है यूनिवर्स, यूनि मीन्स वन और वर्ष माने काव्य, कविता, एक ऐसी कविता जिसमें लय है। उन्होंने उसको यूनिवर्स बोला, हमने उसे देवस्य काव्य कहा। और यही संपूर्ण सचराचर का, संपूर्ण सनातन दर्शन का मूल है और यही उनकी हमारी धार्मिक पुस्तक है जी। और जब कभी ये आपको फैसला करना हो कि ये बात सच है या ये बात गलत है, तो इसकी कसौटी जो है, उसको परखने की कसौटी सिर्फ नेचर है, संपूर्ण सचराचर है। वहीं जाइए, जो आप कर रहे हैं अगर वैसा ही संपूर्ण सचराचर में होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो सच है। मैं कोई बात अगर आपसे कहता हूं या आप मुझसे कोई बात कहते हैं और वो बिल्कुल सच है तो हमारे मुंह से वे साक्ता निकल पड़ता है, नेचुरली ऐसा तो है ही। इसका मतलब है कि अगर वो नेचर में है, पाया जा रहा है, दिखाई दे रहा है, वैसा हो रहा है, नेचर के लॉ के मुताबिक है, तो उसके लिए फिर किसी अतिरिक्त प्रमाण की जरूरत नहीं है, किसी प्रयास की जरूरत नहीं है उसको साबित करने के लिए जी। मैं इसलिए इस बात को उठा रहा हूं कि जो लोगों के प्रेजुडिसेस हैं, पूर्वाग्रह हैं कि ये सिस्टम वो सिस्टम सब एक है। मास्टरी आप किस छोर पे खड़े होकर के किस तरह से कर पाते हैं, कर लेते हैं, वो मायने रखती है जी। और उसके जरिए आप देखिए, ये इसका लोक कल्याण के लिए ही जो है वो अनुसंधान हुआ ज्योतिष का। अदरवाइज ऋषियों को क्या पड़ी थी कि वो सबके लिए ये सब करते फिरे जी और करते जाएं जी। तो जब लोक कल्याण इसका वो है, इसमें आत्म कल्याण या एक दूसरे को गाली देने के लिए तो नहीं बना है ये सिस्टम। मैं तो वेस्टर्न सिस्टम, कृष्णमूर्ति सिस्टम, या जिसको इम्प्रोवाइज करके मैंने श्री सनातन सिस्टम या श्री सनातन ज्योतिष का नाम दिया है, अयनांश भी बदल करके हमने अपनी तरह से डिवाइस करके उसको श्री सनातन अयनांश उसको का नाम दिया है, उसकी वैल्यू भी अलग दी है। तो ये सब जो चीजें की हैं ये सब सनातन है। और अयनांश के ऊपर तो फिर किसी और हम लोग बात कर लेंगे। अभी जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि उद्योतकर झाई ने मुझसे पूछा था कि भाई कृष्णमूर्ति की बात आप करते हो या कृष्णमूर्ति के जो डिविजन्स की बात करते हो ये कहीं मिलते नहीं है क्या, कहीं किसी उसमें ग्रंथ में नहीं मिलते हैं, तो आप इसको इसमें कहते हैं कि आप विंशोत्तरी दशा ही इसमें लागू होगी और दूसरी दशाएं क्यों लागू नहीं होंगी?
तो मैंने उनको कहा था, उनसे पूछ लीजिएगा, उनको कहा भी था और फिर जी एक संपादकीय में लिखा भी था जी। कि भाई मेरी तरफ से छूट है, आप कोई भी दशा ले सकते हैं, हम्म, लेकिन फिर उस दशा के विभाजन भी आप उस तरह से करिए उन डिग्रीज के, जो जैसे कृष्णमूर्ति ने विंशोत्तरी के ऊपर किया है, तो विंशोत्तरी में जो दशाओं का जो क्रम है और उनके जो वर्षों के अनुपात हैं, उस अनुपात से और क्रम से उन्होंने उसको विभाजित किया है और विभाजन करके नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड बनाए हैं और सब लॉर्ड बनाए हैं। हाँ, नक्षत्र लॉर्ड क्या है? मैं यहाँ आपको एक रोकना भी चाहूंगा। जी जी। नहीं नहीं, जी अभी मत रोकिए, जी। 2 मिनट बाद रोकिएगा। जी मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि नक्षत्र लॉर्ड क्या है? ये दशा लॉर्ड है। और सब लॉर्ड क्या है? ये अंतरदशा लॉर्ड है। किसका? विंशोत्तरी का। तो विंशोत्तरी के आधार पे उन्होंने ऐसा बनाया और उन्होंने इसको किया, इसके ऊपर प्रयोग किए, क्योंकि ये एम्पिरिकल साइंस है, पुराना लिटरेचर है नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते कि पहले नहीं था। पहले हो सकता है हो, लेकिन इसको दोबारा से डिस्कवर किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, कोई मेहनत करके कर रहा है। कृष्णमूर्ति साहब के पास में कंप्यूटर्स नहीं थे जो आज हम लोगों के पास अवेलेबल है। अब सवाल उठता है, दूसरा सवाल उठता है कि साहब चंद्रमा से ही क्यों? चंद्रमा के नक्षत्र और उसकी डिग्रीज के ऊपर आप ये लेते हैं दशा, अगर इससे दशा लेते हैं तो दशा अंतरदशा किस तरह चलती है, हम इस सूत्र को ही ध्यान में रखें। एक मैं आपको आपके सामने चित्र दे रहा हूं। चित्र का मतलब है कि आप अपने मन में चित्र बनाएं। जो मैं कह रहा हूं उसको जरा गौर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने कहा कि आप चंद्रमा से नहीं, आप हर ग्रह से दशाएं निकालो। तो क्या निकालेंगे आप उसमें? जैसे चंद्रमा से आप दशा अंतरदशा निकालेंगे, तो जो जन्म के समय जो ग्रहों की स्थिति है, जो चंद्रमा ग्रह की जो राशि, नक्षत्र और उपनक्षत्र या उपनक्षत्र, जो भी आप यानी सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड निकालोगे, वो उसकी डिग्री से ही तो निकालोगे। उस डिग्री को किसी भी क्रम में कैसे भी करो, उसी क्रम में आप सूर्य से भी कर लो, उसी से आप मंगल का भी कर लो, उसी से बुध का भी कर लो, राहु केतु सबका कर लो आप। जब आपने ये कर लिया, दैट मीन्स कि एक डिग्री को हम उसके राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड एटसेट्रा एटसेट्रा में उसको चिन्हित कर सकते हैं। तो हम हर डिग्री को कर सकते हैं ना। तो किसी पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में अगर हम ये चिन्हित कर देते हैं सारे 1 से लेकर 9 तक ग्रहों को, और इसके बाद साथ ही साथ प्लेसिडस सिस्टम क्यों, ये अलग विषय है, इसको अलग बात करेंगे। लेकिन उस पे भी जो आपके जो हाउसेस की जो डिग्री आती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, उन डिग्रीज को भी राशि, नक्षत्र और सब लॉर्डशिप वगैरह दे देते हैं आप। तो ये क्या बनता है? ये अब आप इसको चक्राकार देखो, और ये सारे के सारे ग्रह जो हमारे जन्म के समय थे, वो ग्रह स्टैटिक नहीं है, मैं ये मैं मूव आप कर रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि इन विषयों पर मेरा भी अभी अध्ययन अभी है। अभी जी अभी मैं जिस बात पे आ रहा हूँ आप वहां तक पहुंचे नहीं आप। जी अभी मैं बता देता हूँ, आपका उसका जी राज खोल देता हूँ क्या कह जी रहा हूँ मैं आपको। जी तब आपको समझ में आएगा कि क्यों ये इसको मैं वैदिक मानता हूँ। ये ये जो है हमारी कल्चर में, अब ये हमने सब लॉर्ड, सब लॉर्ड यानी प्राण दशा के बाद और भी जितनी दशाएं हो सकती हैं, आप और सूक्ष्म उसके विभाजन करते चले जाए, तो एक एक आपका चक्र बनेगा। और उस चक्र को आप देखें घूमता हुआ, जन्म के समय से घूमना शुरू कर देता है वो, और वो लगातार घूम रहा है। उसे आप काल चक्र कहें या सुदर्शन चक्र कहें या पूरा कॉस्मोस कहें, जब आप उसे घूमता हुआ देखना शुरू करें तो पूरा ब्रह्मांड आपको घूमता हुआ नजर आएगा, और उसमें किसी भी बिंदु को किसी भी समय कालखंड में उसको आप चिन्हित कर सकते हैं। ये वो चीज है जब बचपन में भगवान राम ने अपना मुंह खोल के अपनी माँ कौशल्या को दिखाया, और इसी तरह से कृष्ण अवतार में कृष्ण के मुंह से भी यशोदा ने देखा उसको। आ, आ, ये कुछ नहीं है, और यही है विष्णु का सुदर्शन चक्र। और यही वो चक्र है जिसके द्वारा जयद्रथ और वो कौन था, शिशुपाल,
शिशुपाल को क्यों कहा गया कि साहब वो 100 बार गालियां दे देगा, 100 गाली तक हम उसको नहीं मारेंगे या वो उसका वध नहीं कोई कर सकता। लेकिन जैसे ही 100 गाली पूरी होगी उसकी, ये एक प्रतीक है महाभारत में कि वो चक्र घूम रहा है, सुदर्शन चक्र पूरा घूम रहा है, और घूमते घूमते जब उसके वो मृत्यु वाले उस पे आ जाएगा तो ही वो मरेगा, उससे पहले नहीं मरेगा वो। इस बात के प्रमाण मैं आपको वैदिक वांग्मय से ही दे रहा हूं। तो ये जो पूरा जो जो चक्र बना है, आपको कृष्णमूर्ति के नाम से चिढ़ है या किसी और नाम से चिढ़ है तो मत लीजिए नाम, लेकिन आप उनको समझने की कोशिश तो करिए, देखने की कोशिश तो करिए और नहीं उसको आप आगे बढ़ने की कोशिश। हाँ मैं देखिए जितना बोलिए। जी हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तो तार्किक चर्चाएं जो हैं एकेडमिक ग्राउंड पे, और आप जैसे विद्वान और आदरणीय झा सर, आप लोग तो लंबे समय से इन तर्क पे और बड़े रिस्पेक्टफुल एक दूसरे के साथ में रहे। नए लोग हो सकता है कि इसमें अपनी सीमाएं खो देते हैं, नए लेकिन लोगों आप की हाँ नए लोगों की हाँ, लेकिन आप लोग तो नए हमेशा लोगों हाँ, आप लोग तर्क को रखने के बाद भी और एक दूसरे के साथ में उनको स्वीकारते हुए आगे बढ़ते थे। मेरे भी अपने प्रश्न हो सकते हैं जो जिस मत को आप मान रहे हैं, लेकिन उसके बुनियाद, उसके विन्यास किसी चीज पर भी हो सकते हैं, लेकिन मैं उसको छोटा या उसको बुरा साबित इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि इस शास्त्र में चाहे सौर शास्त्र हो, चाहे शकुन विज्ञान हो, यहाँ ढेरों मेथड्स हैं, लेकिन जो बृहत जो जो वास्टनेस है, जैसे आप तो सौभाग्यशाली हैं जो सनातन श्री जी के साथ आप लोगों का इतना साक्षात्कार था कि जो वेद वांग्मय जिसको हम कह लें, या जो सृष्टि रहस्य है, उसके कई चीजें आप लोग जानते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं जान पाता। गीता की भी कई टीकाएं मिल सकती हैं आपको, लेकिन वो कौन सी जो आपको सूट कर जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस चीज से आप कन्विंस हैं, जिस चीज में आपकी अंतरात्मा उस चीज को स्वीकार रही है, तो वो तो सत्य है, उसे मैं भी सम्मान करता हूँ, झा सर भी सम्मान करते हैं। तर्कों पे हम हमेशा बहस करते रहेंगे, आगे भी इस पर बहस करते रहेंगे आपसे, लेकिन ये स्वीकारते हुए कि जो जो आपके अंदर से जो चीज है, जो स्वीकार्योक्त है, उसमें रिजल्ट भी हैं, हम उसको सम्मान कर रहे हैं। लेकिन कुछ प्रश्न होते हैं जिनको उठाना वाजिब भी होता है, लेकिन शास्त्र को जिस भी अंग से है, अगर वेद को हम मानते हैं कि किस सीमा से आया था, किस तरीके से आया था, शायद हमारी चेतना अभी धारण करने की नहीं हो, क्योंकि गायत्री महाविज्ञान में भी लिखा है कि कलयुग का महापुरुष जो होगा उसमें न्यूनतम पशु बल होगा, क्योंकि इसमें स्पष्ट है कि जल तत्व और जो शरीर में पड़ा है और अग्नि तत्व, प्राण तत्व कम हुआ है, तो सृष्टि के पैमाने बदले हैं। ज्यादा प्रयोग अब मैं ये कह सकता हूँ कि अप्राकृतिक यानी एंटी गॉड थ्योरीज में हो रहा है। हम ओरिजिनल कोर्स ऑफ लाइफ को नहीं मान रहे हैं। तो आपसे सबसे अच्छा ये लगा कि आपने अपनी बात को उस तरीके से कहा जैसे शायद सामने झांसर होते, क्योंकि आप लोग हमेशा बात करते हैं, मुझे मालूम है। और मैं विनम्रता पूर्वक आपको कहूंगा कि ये पूरा एपिसोड जो है पूरा ऐसा कि ऐसा जाएगा जो कि सर की आज्ञा है। सर कहते हैं खुद भी कि तीखे प्रश्न मुझसे भी पूछो, ऐसा नहीं कि मैं सही हूँ। और आप दोनों जैसे शख्सियत को एक साथ देखना, और भविष्य में जल्दी आप दोनों एक साथ एक मंच पर हों, यह भी मैं देखना चाहूंगा। परंतु जो बेबाकी से आपने, और मैं आपकी गहराइयों को जानता हूँ, आदरणीय सर भी आपकी उन चीज़ों में तारीफ करते हैं, तो मैं उसका पूरा सम्मान रखते हुए और जरूर कोशिश करता रहूंगा कि आपसे भी मुझे व्यक्तिगत चीजें सीखने को मिले। तो ये जो चर्चा हमारी थी जिसमें हमने हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी में आपने अपनी यात्रा के बारे में, और उसमें कहीं ना कहीं शास्त्रियों को आपने क्वेश्चन किया, शास्त्र को आपने क्वेश्चन नहीं किया। चाहे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हो या कृष्णमूर्ति सिद्धांत की बात कर रहे हो, उसमें हो सकता है कि जो प्रैक्टिशनर है उसकी खामियां हो। शास्त्र तो सीधा है, सटीक है, और जो उसको समझ ले उसी तरीके से, जैसे एप्पल गिरता रहा लेकिन एक विद्वान समझ गया, उस पर हमारी फिजिक्स खड़ी हो गई। तो इस वृहद चर्चा में आदरणीय दयाशंकर सर आप जुड़े, आपने बहुत कीमती समय दिया, और मैं चाहूंगा कि आप अपनी बेबाक राय आगे भी जो हमसे अंकों में जुड़ते रहेंगे, आप बिल्कुल देते रहिएगा। वो हमारे लिए आशीर्वचन होगा, क्योंकि ये जो संरक्षण है इस तरीके के ऑडियोज और वीडियोज का, ये लंबे समय तक होगा और ये हमारे साथ चिरकाल हो। यही आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसे जुड़ते रहें। आप हमसे जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी फाउंडेशन और आदरणीय झा सर की तरफ से भी आपको मैं साधुवाद देता हूँ कि आपने बिल्कुल समय निकाला हमारे लिए, और बिल्कुल जो आपके दिल में था, जो आप लोग आपस में बात करते थे, वही चीज आपने कही,
और मैं इसे स्वीकारूंगा, शिरोधार्य करूंगा और आपसे आगे भी चर्चाओं में मैं संलग्न रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी सर। कि मैं तो यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि जब कुछ नहीं था, तब जब बहुत डिफिकल्ट टाइम था, तब हमारे जो तोता मैना से पटरी पर बैठे हुए, सड़क पर बैठे हुए लोग जो वो भविष्य वाचन करवाते थे, उन लोगों ने भी ज्योतिष को जिंदा रखा। तो सत्य है। कंट्रीब्यूशन किसी का बुरा नहीं है, किसी की आलोचना करने का किसी को अधिकार नहीं है। मेरा यही मानना है कि वो अगर नहीं रखते तो आज हम बैठ करके यहाँ इतनी बातें नहीं कर रहे होते। रमन साहब ने अगर वीवी रमन साहब ने अगर अपनी छोटी छोटी किताबें लिख करके देश विदेश में नहीं भेजा होता, अंग्रेजी में नहीं भेजा होता, तो इंग्लिश में वैदिक वांग में वैदिक ज्योतिष का और इंडियन एस्ट्रोलॉजी का इतना प्रसार प्रचार नहीं हुआ होता। तो उन्हें उनके बारे में कोई भी किसी तरह की दुर्भावना किसी के व्यक्ति के मन में है तो बहुत गलत बात है। और इसी तरीके से जो आगे हमारे और लोग जो काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप जितनी जितनी खोज कर सकते हैं करें, क्योंकि लिटरेचर तो लुप्त प्राय है। आप उसमें कितना ढूंढेंगे, बहुत से। अब एक मैं छोटी सी बात और कहता हूँ कि हर शास्त्र में कुछ कोड हुआ करते थे। एक तो मैंने आपको यही बताया कि भाई आप किस चीज को कैसे पहचानेंगे, खाली तर्क से नहीं, आप उसको नेचर में होता हुआ देखें और आपको ठीक लगे तो आप उसे स्वीकार करें। अदरवाइज किसी बड़े व्यक्ति के, चाहे नोबेल प्राइज विनर ही क्यों ना हो, उसके उसके अपने जो उसका पर्सनैलिटी का वेट है, उसके दबाव में आकर के कोई बात किसी को नहीं स्वीकार करना चाहिए। जो खुद को स्वयं अच्छा लगे वही उसको, और जिसको आप रियलाइज करते हैं, जिसको आत्मसात करते हैं और जिसे सर्वत्र आप देख पाते हैं और उसको अप्लाई करके आपको रिजल्ट मिलता है और सृष्टि का संचालन बढ़ता है, जिससे अभिवर्धन होता है जिसमें जीवन का, उसी को सच माने। मेरे हिसाब से आज के इस वाले अंक का यहीं पे समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी तरफ से भी भाई उद्योतकर झा को जो है वो बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कहिएगा उनको। प्रणाम थैंक सर। यू। धन्यवाद सर।